किशोर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे अरे क्या हुआ तुझे? अब तक तो मंडप तक नहीं पहुंचा और तेरे पैर पहले से लटकने लगे। ओ नो, अरे अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। किशोर उठो, आंखें खोलो। अरे कुछ पानी तो लाओ यार। कोई फायदा नहीं, किशोर मर चुका है। शादी की बारात में दूल्हे की मौत है? कैसे हुआ ये सब है? तुम लोग थे ना यहाँ पे? सर सब कुछ अच्छा भला चल रहा था, लोग नाच गा रहे थे, पता नहीं अचानक से क्या हो गया और किशोर गिर पड़ा। अभी दिख रहे हो ना, आंखों के नीचे सब पीला हुआ है। हाँ सर, जहर का मामला लगता है शायद। वही हो सकता है, सड़न के बताएगा कैसा जहर है ये। क्या आप लोगों को किसी पर शक है? किसने किया होगा ये? तो ये सब सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, सिर्फ एक ही आदमी। कौन? मेरे पिता। क्या? मिस्टर प्रतीश कुमार। सिर्फ वही कर सकते हैं। क्या तुम्हारे पिता इस शादी के खिलाफ हैं? जी हाँ। वो नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो, क्योंकि ये उनकी तरह अमीर नहीं था ना। उन्होंने तो हमें धमकी भी दी थी कि अगर हम लोग उनके खिलाफ जाकर शादी करेंगे तो वो इसे मार देंगे। देखो, तुम्हारे पिताजी आए हैं शादी में? वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उन्होंने जरूर किसी को भेजा है मेरे किशोर को मारने के लिए। जरूर किसी को पैसे दिए। वो जो मुजरिम है ना, प्रवीण कोबला, वो पापा का बहुत अच्छा दोस्त है। उसी ने मारा मेरे किशोर को, उसी ने मारा है। सर, किशोर की जान को खतरा था और अदिति मैडम ने इनको सुरक्षा दिलवाई थी और पिछले 5 दिनों से हम इनकी सुरक्षा कर रहे थे। और उसके बावजूद ये सब हो गया। सर पता नहीं कैसे हो गया ये सब, हमने तो किसी को इनके आसपास भटकने तक नहीं दिया। हाँ, फिर भी लाश तो पड़ी है ना यहाँ पर। किसी को भटकने नहीं दिया। सर इनमें से किसी ने मारा है मेरे किशोर को। इनमें से कोई मेरे पापा के साथ मिला हुआ है। इन्होंने मारा है। कैसी बदकिस्मत लड़की हूँ मैं। ये उसके खुद के बाप ने उसे शादी के दिन विधवा कर दिया। अदिति चलो अंदर चलो। किशोर की जान को खतरा था, है ना? तो क्या उसे किसी सुरक्षित जगह पर रखा था? हाँ सर, एक सेफ हाउस में रखा था हमने। तो वहाँ पे आप लोग यानी सिक्योरिटी थी किशोर के साथ? जी सर, हमने इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। कहाँ पर रखा था किशोर को? घर का कोना कोना छान मारो। सर। हाँ, देख, तुम कौन हो? सर ये घर की देखभाल के लिए है। तुम्हारी टीम का आदमी है ये? हाँ सर, ये हमारी टीम का आदमी है। अच्छा। सर। हाँ सर वो देखिए सीसीटीवी कैमरा, कोई भी अजनबी घर के अंदर नहीं घुस सकता। हाँ, मगर कोई तो आता होगा घर में किशोर से मिलने, कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार? नहीं सर, सिवाय अदिति जी के और कोई भी नहीं। अच्छा, खाने का डब्बा कौन लेकर आता था? सर किशोर का खाना अदिति ही लेकर आती थी और चाय वगैरह वो खुद बना लेते थे। मतलब सिर्फ अदिति ही आती थी इस घर में? सर अंदर चेक कर लिया, इस घर में जबरदस्ती या चोरी छिपे घुसने का कोई सबूत, कोई निशान नहीं मिला है। सर ये किशोर के बाल इतने आसानी से हाथ में आ गए? हाँ तारिका, ये बालों का आसानी से हाथ में आ जाना, इसके आंखों के नीचे पीलापन, नाक में से खून बहना, होंठ सफेद हो जाना, गला सूज जाना, ये सब के सब एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसे ऑल्सो बैक्स्टर नाम के जहर से मारा गया।
मतलब रेडिएशन पॉइजनिंग? बिल्कुल बिल्कुल तारिका, इसके शरीर में विकिरण द्वारा जहर पैदा किया गया है, ऑल्सो बैक्स्टर से। सारे सिम्टम्स उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सर ये रेडिएशन का हम पे तो कोई असर नहीं होगा ना? नहीं तारिका, घबरा मत। इस जहर का असर तभी होता है जब किसी खाने या पीने की चीज के साथ ये जहर शरीर के अंदर जाए, अदरवाइज नहीं। तुम एक काम करो, तुम टेस्ट की तैयारी शुरू करो, तब तक मैं प्रद्युमन को बोल देता हूँ कि वो गीगर काउंटर का इंतजाम कर ले। हाँ, गीगर काउंटर मतलब? तारिका, गीगर काउंटर एक ऐसा यंत्र होता है जिससे एसीपी प्रद्युमन ये पता लगा सकेंगे कि उस सेफ हाउस में जहां पर इसे रखा गया था वहां पर ये ऑल्सो बैक्स्टर नाम के जहर का रेडिएशन है या नहीं, और अगर है तो कितना है। ओके सर, श्योर। करेक्ट, रेडी है। ऑल्सो बैक्स्टर जहर, पता चल जाएगा ये जहर किशोर के शरीर के अंदर गया कहां से है। ये हमारा डिवाइस अल्फा पार्टिकल रेडिएशन ये बता देगा। बारीक से बारीक चीज को भी चेक करो, देखो रेडिएशन मिलता है क्या। यस सर, करण। एक बात बताओ, क्या किशोर एक ही खाने के डिब्बे में से खाना खाता था, एक ही टिफिन में से? जी सर, एक ही टिफिन से। और ये टिफिन अदिति ही लाती थी? जी सर। सर, हाँ? पूरा किचन चेक कर लिया सर, ये रेडिएशन कहीं भी नहीं मिला। कहीं पर भी कोई भी रेडिएशन नहीं? नो सर। अरे साळुंखे साहब, आपने वो क्या यंत्र बताया था आपने? गीगर काउंटर। हाँ, गीगर काउंटर। एसीपी साहब ने पूरे सेफ हाउस में इस्तेमाल किया, उसको अच्छी तरीके से चेक किया, मगर वो रेडिएशन का तो नामो निशान तक नहीं था। अरे ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये तो नामुमकिन है। कोई गलती हो गई है इस यंत्र को इस्तेमाल करने में। गलती कैसे हो सकती है सर? सर कहीं गलती आप, मेरा मतलब है कि हो सकता है कि वो जहर मामूली जहर हो। एक बार टेस्ट की रिपोर्ट आ जाने दो सचिन, फिर पता लगेगा कि गलती हमसे नहीं हुई है। हवा में बात नहीं करता डॉक्टर सालुंखे, यू अंडरस्टैंड दैट? एक्सरे दिखाओ इन्हें। एक मिनट, एक्सरे दिखाओ। ये देखो, ये निशान देख रहे हो पेट में? हाँ, ये कोई काली सी चीज है। और ये काली चीज क्या है इसका पता इसकी ऑटोप्सी के बाद लगेगा, लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि इस काली चीज का बहुत बड़ा हाथ है इस आदमी की मौत में। सर ये देखिए, ये बॉटल अंदर बेडरूम में टेबल के नीचे छुपा कर रखी गई थी। है क्या इस बॉटल में? काविन, सर, काम करो, चेक करो इसे, देखो इसमें रेडिएशन मिलता है क्या, पता तो चले जहर है भी या नहीं। अगर इसमें रेडिएशन नहीं है तो इसका मतलब है ये वो जहर ऑल्सो बैक्स्टर नहीं है। क्या तुम लोग जानते हो क्या चीज है ये? नहीं सर। नहीं सर, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। काविन, काम करो, शादी में जितने भी लोग आए थे, जितने भी लोग, उन सब से पूछताछ करो, एक एक करके पूछताछ करो अच्छी तरह से, यहां तक कि आदिति से भी पूछताछ करो। बचे आदिति के पिता प्रतीश कुमार। माय गॉड, पेट में बाल। अब तो समझो इस किशोर की मौत की गुत्थी सुलझ ही गई। वो कैसे सर? बताता हूं। तुम एक काम करो, पहले इन बालों को अच्छी तरह से साफ कर लो। क्या डॉक्टर साहब,
बोला था ना आपसे गलती हो रही है। ये मिला एसीपी साहब को सेफ हाउस में। ये मामूली जहर है, इसमें कोई रेडिएशन वेडिएशन नहीं है। अरे फिर वही बात। भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमसे कभी कोई गलती होती नहीं है। किशोर की मौत की वजह ऑल्सो बैक्स्टर नाम का जहर ही है। सर, जिद की भी एक हद होती है। अगर ये किशोर ऑल्सो बैक्स्टर से मरा है तो आपका वो जो यंत्र था, वो गीगर काउंटर, उसने इसमें रेडिएशन क्यों नहीं पकड़ा? इसमें रेडिएशन हो भी नहीं सकता है, क्योंकि भाई साहब जहर इसमें नहीं है। जहर यहाँ है इसके पेट में। इसके पेट में बाल थे, उसमें जहर। बाल में जहर? हाँ, तुम याद है ना इसके पेट का एक्सरे दिखाया था तुम्हें? उसमें एक काली सी चीज थी। हाँ, वो काली सी चीज दरअसल इसके पेट में बालों का एक गुच्छा था, और उन बालों के गुच्छे में ऑल्सो बैक्स्टर नाम का जहर था, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। सर, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कोई बाल कैसे खा सकता है? गलती से पेट में चले गए, और वैसे भी इसके बाल झड़ रहे थे ना। नहीं सचे, वो बाल किशोर के नहीं है, वो बाल किसी और के हैं। और उन बाल में ऑल्सो बैक्स्टर नाम का जहर था, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। मैं बताता हूं, देखो। सारिका, वो बाल लाना जरा। सब देखा, बाल में जहर है। एक मिनट। तो आप ये कहना चाहते हैं कि किशोर शिकार हुआ किसी और के सिर के बाल से, जो उसके पेट में गया, और चूंकि बाल जहरीला था इसलिए मर गया बेचारा ये। एग्जैक्टली। तो फिर उस आदमी के शरीर में भी तो जहर होगा जिसका ये बाल है। यकीनन। माय गॉड। अच्छा, ये बाल इसके पेट में कब गया? कितने दिन पहले? लगभग 7-8 दिन पहले। मतलब उसे प्रोटेक्शन मिलने से पहले? मैं बताता हूँ डिटेल में, आओ। ये देखो, ये बाल किशोर के शरीर में जाकर के पेट में अटक गया, और क्योंकि इस बाल में ऑल्सो बैक्स्टर नाम का जहर था, तो पूरा जहरीला रेडिएशन इसके शरीर में फैल गया। इस बेचारे को पता भी नहीं चला कि मौत इसके करीब आकर के दस्तक दे चुकी है। मतलब किशोर की मौत एक हादसा है। असली खूनी तो वो है जिसने उस आदमी को मारने की कोशिश की है जिसका ये बाल है। पता नहीं बेचारा जिंदा भी होगा कि मर गया। सर, एक बात तो तय है कि ये कोई किशोर के आसपास वाला ही है, क्योंकि किशोर के खाने में किसी और का बाल कैसे आ सकता है? ये हो सकता है कि वो बाहर खाना खाने गया हो किसी रेस्टोरेंट में, और वहाँ के शेफ या कुक का बाल उसके खाने में गिर गया और गलती से इस किशोर ने खा लिया। होने को तो कुछ भी हो सकता है। इस बाल से कुछ और पता चल सकता है? अभिजीत, ये बाल किसी आदमी का है, और ये देखो, इस बाल में पिगमेंटेशन काफी कम है। पिगमेंटेशन जिससे बाल काले रहते हैं? एग्जैक्टली। मुझे लगता है इस आदमी की उम्र 40 से 45 साल की होगी। देखो, इस बाल की जड़ें सफेद हैं। अरे डॉक्टर साहब, जो इसके पेट से बाल निकले हैं वो तो सारे काले हैं। हेयर डाई का मतलब समझते हो ना? उसी का कमाल। ओह, अच्छा सर, ये ऑल्सो बैक्स्टर, ये तो बहुत ही खतरनाक जहर है, तो आसानी से तो मिलता नहीं होगा। बिल्कुल नहीं मिलता। अभिजीत, एक काम करो, पता लगाओ कि हाल ही में किसी एटॉमिक लैब से ये जहर चुराया तो नहीं गया। अगर ये पता लग गया दोस्त, हम खूनी तक पहुंच जाएंगे। करेक्ट। सर, इस बॉटल में तो जहर ही है, पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि कोई अपनी पसंद की लड़की से शादी करने से पहले खुद की जान क्यों लेगा? हो सकता है कि किशोर डरा हो इस बात को लेके कि कहीं अदिति के पिता के गुंडे उसे पकड़ न ले, और उसने ये सोचा हो कि क्यों ना जहर खाकर खुद में अपनी जान दे दे। सोचने वाली बात यह है कि किशोर के पेट में बाल गया 1 हफ्ते पहले, जब वो अपने पुराने घर में था। तो हमारी अगली मंजिल है किशोर का पुराना घर। अच्छी तरह से तलाशी लो घर की, देखो क्या मिलता है। सर, किशोर और अदिति के प्यार ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि सच्चा प्यार जात पात या अमीरी गरीबी जैसी चीजों को अपने आगे टिकने नहीं देता। पर अफसोस, उनकी ये प्रेम कहानी उसी दिन खत्म हुई जब वो हमेशा के लिए एक होने वाले थे। सर, किशोर के दोस्त ने बताया है कि हाल फिलहाल में ही वो दिवालिया हुआ है, और तभी से उसकी हालत ऐसी तंग हो गई। बस सवाल ये उठता है कि किशोर के पेट में वो जहरीला बाल गया कहां से?
टर्मिनेशन लेटर। इस किशोर को नौकरी से निकाला गया था MLM एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। ये तो अदिति के पिता की कंपनी है। सर सर हाँ बेटी, बासी खाना है। एक मिनट। इसमें कहीं बाल तो नहीं दिख रहा। जरा घर का राशन चेक करो। नहीं सर, इस घर में जरा सा भी राशन नहीं है कहीं भी। इसका मतलब ये खाना यहां नहीं पका है, बाहर से आया है। बस टिकट्स, ये तो एक हफ्ते पहले के टिकट्स हैं। ये किशोर तिलक नगर जाता था, मतलब उसी समय जब उसके शरीर में वो जहर चला गया। अगर सर जब किशोर के पास कोई नौकरी नहीं थी तो ये रोज तिलक नगर करने क्या जाता था? ये तो वही जाने के बाद पता चलेगा। तिलक नगर में सर, तिलक नगर बस स्टॉप तो आ गए, अब यहाँ से कहाँ जाए? फोटो दिखाए था लोगों को किशोर की? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो देखो, LP चैरिटेबल ट्रस्ट, यहाँ जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त में खाना और कपड़े दिए जाता है। हो सकता है ये किशोर भी यहीं पे आया होगा। तो किशोर के शरीर में वो जहर गया है, तो यहाँ आने वाले दूसरे लोगों के शरीर में भी गया होगा। चलो अंदर चल के पूछताछ करते हैं। एक्सक्यूज मी, हम लोग CID से। यह मैनेजर कौन है? जी मैं ही हूँ सर, अविनाश। पर यहाँ पे CID का क्या काम? इसे पहचानते हैं आप? किशोर नाम है इसका। सर ये तो अक्सर आता था यहाँ खाना खाने, और कुछ दिन से नहीं आ रहा। सर इसे क्या हुआ? किसी ने इसका खून कर दिया। क्या खून? और आपको ये बात जान के धक्का लगेगा कि इसकी मौत की वजह आपके यहाँ खाए खाने से जुड़ी हुई है। जी क्या मतलब? हमें इसके पेट के अंदर से बाल मिला है, जो शायद खाने के जरिए इसके पेट में गया है, और उस बाल में जहर था, अल्सूफ बैक्स्टर नाम का बहुत ही खतरनाक जहर। सर क्या कह रहे हैं आप? हम तो बहुत सावधानी बरतते हैं लोगों को खाना देने से पहले। ये हमारा बावर्ची है, इससे आप पूछ सकते हैं। अब ये बताइए कि किसी और ने भी शिकायत की थी खाने में बाल होने की? हाँ सर, कुछ शिकायतें आई तो हैं। साहब मैंने पूरी सब्जी फेंक दी थी जिसमें बाल निकले। पर किशोर को कैसे पता नहीं चला कि उसके खाने में बाल है? वो इसलिए क्योंकि उसकी आंखें बहुत कमजोर थी, बहुत हाई पावर का चश्मा पहनता था, और शायद उस दिन उसने वो चश्मा ना पहना हो। अच्छा, इन साहब के अलावा कोई और भी खाना बनाता है यहाँ पे? सर कोई एक हो तो मैं बताऊं। यहाँ तो कई लोग आते हैं दिलों में भावनाएं लेकर, और खाना पकाने में हमारी मदद करते हैं। तो जो लोग अक्सर आते हैं खाना बनाने के लिए, उनका कोई रजिस्टर, कोई लिस्ट होगा ना? एक मिनट सर। एक मिनट। जी सर। सर इसमें तो 70-75 लोगों के नाम है, कैसे पता चलेगा कि किशोर के खाने में किसका बाल गया था? याद है ना डॉक्टर सालम ने क्या कहा था? उस आदमी की उम्र 45-50 साल है, और वो बालों को डाई करता है। 45-50 साल और बालों को डाई करता है? और शायद उसकी तबीयत भी अभी खराब होगी, क्योंकि उसके बालों में जहर है, तो वो जहर उसके शरीर में फैल गया होगा। हाँ साहब, वो शायद रमेश जी ही होंगे, इसलिए कि जो आप उम्र बता रहे हो ये उनकी थी। और साहब वो भी बाल रंगते थे, और करीब करीब साहब वो एक हफ्ते से यहाँ आए भी नहीं। रमेश, हाँ सर। जरा उसका एड्रेस देना हमें। मैंने पहचाना नहीं आपको। एक्सक्यूज मी, हम लोग CID से। CID? CID का क्या काम मेरे घर पे? पार्टी चल रही है जी। हमें आपके पति रमेश जी से मिलना है, बुलाइए जरा उन्हें। अफसोस, आपने आने में थोड़ी देर कर दी। 4 दिन पहले ही उनकी मौत हुई है। क्या? जी। रमेश की मौत हो गई? कैसे? एक रोड एक्सीडेंट में। रोड एक्सीडेंट?
आपके पति की मौत हो चुकी है और आप यहाँ जश्न मना रही हैं। किसी के जाने से जिंदगी तो नहीं रुकती, जाने वाला चला गया। सुन लिया? सही है। ये मौत हुई कैसे? इसमें भी रमेश की गलती थी, गाड़ी चलाते चलाते सो गया। वो कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। सर ये एक्सीडेंट जहर की वजह से ही हुआ होगा। क्या बात है अलीशा, सीआईडी यहाँ क्यों? रमेश की मौत की पूछताछ करने आए हैं। आपकी तारीफ? ये मेरे दोस्त हैं राहुल। अरे छोड़िए ना ऑफिसर, जो चले गए उन्हें क्या याद करना। आइए आप लोग भी हमारे साथ पार्टी एंजॉय करिए। ज्यादा बात मत करना, समझे? यहाँ एक मौत की पूछताछ हो रही है, समझे आप? इनके पति रमेश की मौत हुई है जहर से। हमें तो शक होने लगा है कि रमेश को जहर तुमने ही दिया होगा और शायद उसमें इनकी मदद ली होगी आपने। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जी हाँ, कुछ कहना है आपको? हमें रमेश के डीएनए सैंपल्स लेने अभी इसी वक्त। आपने आने में देर कर दी है, अफसोस। अब तो उनकी अस्थियां भी बहा दी है मैंने। लेकिन कुछ तो होगा घर पे, उनका ब्रश, उनकी कंघी वगैरह। आप कल नहीं आ सकते? अब क्यों मेहमानों के सामने बेइज्जती कर रहे हैं? देखो मैडम, अगर हमने तुम्हारे घर की जबरदस्ती तलाशी ली और तुम्हें अपने साथ ब्यूरो ले गए तो तुम्हारी दुगनी बेइज्जती होगी। जी आइए। ये रहा रमेश का ड्रेसिंग टेबल और ये रहा उसका कॉम। सर हेयर ब्रश मिला है, इस पे कुछ बाल भी है। ये आईडी। RAC न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। अलीशा जी, आप RAC न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में काम करती हैं? जी हाँ। अच्छा सर, ये ऑल्सो बैक्स्टर, ये तो बहुत ही खतरनाक जहर है, तो आसानी से तो मिलता नहीं होगा। बिल्कुल नहीं मिलता। अब जीत एक काम करो, पता लगाओ कि हाल ही में किसी एटॉमिक लैब से ये जहर चुराया था। सर उनके साहब ने रिसर्च सेंटर के बारे में बताया था, याद है? अलीशा जी, ऑल्सो बैक्स्टर, ये जहर ऑल्सो बैक्स्टर जिसकी वजह से आपके पति रमेश जी की मौत हो गई, वो अक्सर वहीं पे पाया जाता है जहां पर यूरेनियम कोर या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। कह दीजिए अपने मेहमानों को, या आपके लिए ये पार्टी खत्म। भाई हो सकता है आप लोगों को जानकर दुख हो, लेकिन अनीशा खूनी नहीं है। और इतने यकीन से कहने की वजह? क्योंकि रमेश का खून हुआ ही नहीं है, वो बेचारा तो वाकई एक्सीडेंट में मारा गया। लेकिन उस लिस्ट में सर 40-45 साल का यही एक आदमी था, रमेश। क्योंकि उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि पिगमेंटेशन की वजह जहर नहीं है, उम्र नहीं है, बल्कि पिगमेंटेशन की वजह है ड्रग्स और केमिकल्स। अब ये नया चक्कर क्या है सालों के साथ? सचिन, दरअसल इस आदमी की उम्र थी सिर्फ 30 साल की, लेकिन क्योंकि वो ड्रग्स लेता था इसलिए उसका शरीर और उसके बाल ज्यादा बूढ़े हो गए थे और उसके शरीर में पिगमेंटेशन इतना कम था कि 30 साल के होने के बावजूद वो लगता था 40-45 साल का। इस ड्रग के इस्तेमाल से इंसान को हेलुसिनेशन होने लगते हैं और कभी कभी उसके अंग कांपने लगते हैं। तो खूनी कोई 30 साल का आदमी है जिसके हाथ कांपते हैं। सर वो चैरिटेबल ट्रस्ट के लॉगबुक में भी एक आदमी की लिखाई ऐसी थी, बिल्कुल टेढ़ी। ऐसा लगता था कि लिखते वक्त उसके हाथ जरूर कांपते होंगे। नाम याद है उसका? एक मिनट। जी सर। हाँ सर, निशांत कुमार। निशांत कुमार, पता लगाओ इस निशांत कुमार का एड्रेस। बताइए सर, हम सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया है? कुछ पता चला मेरे बेटे निशांत का? नहीं माजी, अभी तक नहीं, पर हमें शक है कि निशांत पे किसी जहर का असर हुआ है। क्या? वहाँ संभालिए अपने आप को। आपको इस बात का पता कैसे चला? हमने कहा ना, हमें शक है, यकीन नहीं है। आप ये बताइए, ये निशांत है कहाँ? जी वो 4 दिन पहले दिल्ली के लिए निकले थे।
वहां से उनका एसएमएस आया कि वो सही सलामत दिल्ली पहुंच गए हैं। उसके बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। क्या वो एसएमएस हम देख सकते हैं प्लीज? अच्छा, आपने उस होटल में पता करने की कोशिश की जहाँ पे निशान ठहरने वाला था? हाँ, मगर होटल वालों ने तो कहा वो वहाँ आए ही नहीं। हमने एयरलाइंस में भी पता किया, लेकिन वहां से पता चला कि उन्होंने कोई फ्लाइट पकड़ी ही नहीं। मतलब निशान दिल्ली गया ही नहीं, झूठ बोला उसने आप लोगों से? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। या, संभालो अपने आप। आप निशान की सेक्रेटरी है ना? जी सर, मैं उनकी सेक्रेटरी सूजी हूँ। उसने अपने शेड्यूल में कहीं लिखा था कि वो दिल्ली जाने वाला था? नहीं तो। सर, निशान ने ऐसा पहले कभी किया है? सर वो आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं नहीं। निशान के साथ एयरपोर्ट कौन गया था उसे छोड़ने के लिए? उसने प्राइवेट टैक्सी मंगाई थी, वो मिला भी था मुझे घर के बाहर। मुझे तो बड़ा ठीक ठाक लग रहा था। मतलब एयरपोर्ट पे गया था निशांत टैक्सी में बैठकर, मगर उसने फ्लाइट नहीं पकड़ी, वहां से कहीं चला गया। पता करना पड़ेगा एयरपोर्ट से ये निशांत गायब कहाँ हो गया। कविन, उस दिन निशांत कहाँ घूम रहा था जीपीएस सिस्टम में पता चला? यस सर, ये देखिए सर। पहले बांद्रा की तरफ गया, फिर उल्टी दिशा में विले पार्ले, और उसके बाद दादर। सर, ये निशान हमसे झूठ कह रहा था कि वो दिल्ली जा रहा है, बल्कि सच ये है कि वो शहर के अलग अलग हिस्सों में देखा गया। ये देखिए, यहाँ पे ऊपर नीचे घूम रहा है। उसका आखिरी लोकेशन तो विरार के आगे दिखा रहा है। शहर के बाहरी इलाके में। ये निशान के दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही थी। सर, हो सकता है निशांत को जहर भी इसी खिचड़ी की वजह से दिया गया हो। उसे जहर दिया किसने और क्यों दिया, ये तो विरार वाली आखिरी लोकेशन में जाने के बाद ही पता चलेगा। ये है वो जगह जहां आखिरी बार निशान के मोबाइल ने जीपीएस नेटवर्क पकड़ा था। अजीब बात है ना सर, कोई भला अपनी फ्लाइट मिस करके ऐसी जगह पे क्यों आएगा? यहाँ तो नहीं, बाल क्यों? सर, जरूर यहाँ कुछ हुआ है। सर, यहाँ ये मिट्टी बता रही है कि यहाँ पे हाल फिलहाल में खुदाई हुई है। सारी जगहों को खोदो जल्दी। मिला? सर, यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। सर, यहाँ पर कुछ नहीं है। इधर भी नहीं है सर। चलो, एक काम करो, इस घर के अंदर जाओ और तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। जी सर। बड़े कमाल की बात है, इतनी ज्यादा जगह खुदा है पर खुदाई के अंदर कुछ भी नहीं मिला। ये भी तो हो सकता है कि खुदाई कुछ निकालने के लिए नहीं, बल्कि जो पहले दफनाया गया था उसे निकालने के लिए खोदा गया। सर, हाँ, ये देखिए घर के अंदर से क्या मिला सर। तो इसका मतलब है ये निशांत अपने नशे की बुरी लत को यहाँ पे आके पूरा करता था। और सर, 2 ग्लासेस हैं, इसका मतलब इस निशान के साथ जरूर कोई दूसरा आदमी भी था। हाँ, वही होगा जिसने निशान को जहर दिया।
सर आप रेडी? ये देखिए, यहाँ पे किसी का हाथ है। ये देखिए, मुझे हटाओ। सर, पता चल गया है कि निशांत शहर में यहाँ वहाँ क्यों घूम रहा था, ड्रग्स की तलाश में। डेचू ने बताया कि ड्रग्स की तलाश में वो सभी डीलर से जाके मिला इस इलाके के। और वो जहर एल्सॉप बैक्स्टर, वो कहाँ से चोरी हुआ, कुछ पता चला? यस सर, अगेस्ट्योर इलाके के एक रिसर्च लैब से। हाँ, मगर ये चोरी क्यों हुई और किसने की ये अभी तक पता नहीं चल पाया सर। डॉक्टर साहब, ये निशांत ये कितने दिन पहले मरा है? 4 दिन हो गए इसकी मौत को। 4 दिन पहले? अब ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? 3 दिन पहले इस आदमी ने SMS भेजा अपनी वाइफ को। सोचना भी मत अभिजीत कि हम लोगों से गलती हुई है। बॉस, इसकी लाश पर से मुझे कीड़े मिले, वो कीड़े जो इंसान के मरने के बाद उसके शरीर पर पाए जाते हैं, जिन्हें मैगट्स कहते हैं। और इन कीड़ों ने लाश के ऊपर जो अंडे दिए हैं वो 4 दिन पुराने हैं। इसका मतलब बात साफ है, इसकी मौत को 4 दिन हो चुके हैं। मतलब निशान ने अपनी पत्नी को SMS नहीं भेजा, किसी और ने भेजा है, शायद उसके खूनी ने। लेकिन खूनी ने ऐसा किया क्यों होगा? ताकि ये लोग पुलिस में इसके गायब होने की रिपोर्ट न लिखाएं और उसे थोड़ा और वक्त मिल जाए वो चीज ढूंढने के लिए जिसकी वजह से वो सारे गड्ढे खोद रहा था। एक बात और अभिजीत, उस आदमी की निशांत के साथ मरने से पहले हाथापाई हुई है। ये देखो, इसकी गर्दन पर यहाँ दाईं तरफ कुछ खरोंच के निशान है और यहाँ बाईं तरफ ये चोट के निशान है। मतलब उस आदमी ने अपने दाहिने हाथ से इसकी गर्दन को दबोचा और बाएं हाथ से इस पर वार किया यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ यहीं पर वार के निशान है और कहीं पर नहीं। सर, इसका मतलब तो साफ है कि इस पे हमला करने वाला कोई लेफ्ट हैंडर है, कोई खब्बू। तो इस केस में कोई ऐसा है जो खब्बू है। सर, दीपक। दीपक? निशांत का दोस्त? हाँ, वही दीपक। दोस्त नहीं, दुश्मन। पता लगाओ दीपक कहाँ मिलेगा। सर, ये दीपक बहुत चालाक निकला। वो जानता था CID उसके घर तक पहुंच जाएगी, इसलिए पहले ही भाग निकला। भाग के जाएगा कहाँ? पकड़ा जाएगा। ये GPS सिग्नल आया? यस सर, सामंत नगर दिखा रहा है। सामंत नगर? वो तो यहाँ पास में ही है। सर, वो सिग्नल यही हमारे आसपास दिखा रहा है, हमारी तरफ ही आ रहा है सर, लगभग 500 मीटर की दूरी पे। चलो, बहुत अच्छी बात है, उसका यही इंतजार करते हैं। यस सर। कहाँ है लोकेशन? ये क्या सर? सर, उसका सिग्नल गायब हो गया सर, अभी तक था, अब नहीं है। ये टैप खराब हो गया क्या? जल्दी से कुछ करो वरना दीपक हमारे हाथ से निकल जाएगा। आ गया सर, पर कुछ अलग है सर। ये सिग्नल अब बता रहा है कि उसने T2 सिग्नल क्रॉस कर लिया। T2 नाका? पर वो तो सड़क के उस तरफ 1 किलोमीटर दूर है, पीछे की तरफ। मुझे तो लगता है दीपक ने किसी आत्मा से लिफ्ट ले ली होगी और उसकी अदृश्य गाड़ी में बैठकर गायब हो गया होगा। ओह, अब समझ में आया। वो यहाँ से सबवे से उस तरफ गया, वहां से शायद किसी बाइक या टैक्सी रिक्शा में बैठ के T2 नाका पहुंच गया। चलो T2 नाका पहुंचते हैं। वो हमारे आसपास ही है सर। कहाँ है? दिख तो नहीं रहा। आ रहा है। कहीं जाने की जल्दी है? कहाँ जा रहे हो? सर आप लोग? हाँ? कहीं नहीं, घर जा रहा हूँ। बैग में क्या? बैग में कुछ नहीं है सर। खोलो। सर कपड़े हैं सर। बैग खोल। दिखा। सर कुछ नहीं है बैग में सर। सर कपड़े ऐसे होते हैं? सर निशांत और मैं दोस्त थे सर, हम लोग साथ मिलकर सारे काम करते थे, साथ मिलकर हम लोग ड्रग्स का नशा भी करते थे। तो एक दिन ऐसे ही शराब के नशे में आकर हमारे ड्रग डीलर ने हमें बताया कि उसने हाल ही में कोई करोड़ों रुपए की डील साइन की और 2 दिन के बाद पता चला कि वो अरेस्ट हो गया। तो तुम दोनों ने प्लान बनाया कि कैसे वो करोड़ों रुपए तुम्हारे हो जाए, क्यों? हाँ, हम लोग उस ड्रग डीलर के अड्डे पे गए और पैसे मिल भी गए थे सर हमें, लेकिन निशान की नीयत बदल गई। वो सारा पैसा अकेले हड़पना चाहता था। फिर? और मुझे बिना बताए उसने जहाँ हम लोगों ने पैसा छुपाया था वहां से पैसा निकाल भी ली। और मुझे पता था सर ये सब वो सेक्रेटरी सूजी के साथ भागने के लिए कर रहा।
और इस बातों पर हमारा बहुत बार झगड़ा भी हुआ सर। बता मेरे पैसे कहाँ पर? दीपक मेरी बात तो सुनो। देख मैं तुझे बोल रहा हूँ, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। मुझे सिर्फ इतना बता मेरे पैसे कहाँ पर है। तू ऐसे नहीं मानेगा, नहीं मानेगा तू ऐसे। अब बताता है तू एक और, बताएगा कि नहीं बताए? नहीं बता दे मेरे पैसे कहाँ पर है। निशांत, निशांत, निशांत। मैंने सर उसको जानबूझकर नहीं मारा है सर, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। मैं उसको सिर्फ पूछ रहा था मुझे बता दे पैसे कहाँ पर है, बता दे मुझे पैसे कहाँ पर। गलती से मौत हुई है सर उसकी, मैंने उसको नहीं, मैं खूनी नहीं हूँ सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। बकवास मत कर, खून खून होता है, जानबूझ के किया जाए या फिर गलती से हो। फिर तुमने निशांत के फोन से प्रिया को एसएमएस किया ताकि तुम्हें और टाइम मिले पैसे ढूंढने में? हाँ, मैंने निशांत की लाश को दफना दिया और आसपास पैसे ढूंढने की कोशिश भी की, और जब मुझे पैसे मिल गए मैंने सोचा कि मैं नई जिंदगी शुरू करूंगा। नई जिंदगी शुरू करेगा तू, शुरू करेगा, मगर जेल में। बस पहेली तो और उलझ गई है। या सालुंखे, तू सिर्फ पहेलियां उलझाता रहे, बता कुछ भी मत, बता तो सही मिला क्या है। हेलो बॉस, ऑल्सो बैक्स्टर जहर 3-4 दिन में अपना असर कर देता है। 3-4 दिन लेने में इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन निशांत को यह जहर इतनी कम मात्रा में दिया गया कि उसकी मौत इतनी जल्दी नहीं हो सकती। हाँ सर, इसे तकरीबन 20 दिनों तक ये जहर दिया जा रहा था, वो भी बिल्कुल कम मात्रा में, ताकि जब वो मरे तब उसकी बॉडी में यह जहर डिटेक्ट ही ना हो। और हमने उस ड्रग डीलर को पकड़ा है 1 हफ्ते पहले, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस निशांत की मौत के पीछे दीपक के अलावा कोई और ही है? हो सकता है, और ये और कोई कौन है इसका पता देगा हमें एक बार। आओ बस। बस इंसान का बाल हर महीने तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर बढ़ता है। जिस दिन इस निशांत को जहर दिया गया, इस जहर ने बाल पर अपना निशान छोड़ दिया। ये देखो, ये डॉट। और हर रोज निशांत को एक निश्चित मात्रा में जहर दिया गया, और हर रोज उस जहर ने अपना निशान बाल पर छोड़ दिया, सिवाय ये 23 तारीख और 24 तारीख। हाँ, और 25 से फिर से देना शुरू कर दिया। सर, अब 23 और 24 तारीख को निशांत का पूरा परिवार शहर से बाहर गया था। हाँ श्रेया, 23 और 24 को निशांत का पूरा परिवार शहर से बाहर गया था। निशांत शहर में ही था, और निशांत को 23 और 24 को जहर नहीं दिया गया था। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि निशांत को जहर देने वाला उसके परिवार का ही कोई है। लेकिन सर, निशांत के परिवार में तो बहुत सारे लोग हैं, उन्हीं तक पहुंचेंगे कैसे? सचिन, अब खूनी के पास हम नहीं जाएंगे, वो खुद हमारे पास आएगा। सर, आपको कुछ पता चला कि निशांत का खून किसने किया है? हाँ, पता चल गया है, और मुझे यही है इस कमरे में हमारे बीच। क्या यहाँ पे कौन है वो? मुझे में अपने आप को बहुत होशियार समझता है। वो ये भूल गया कि सीआईडी के सामने अच्छों की होशियारी खुश हो जाती है। निशांत की मौत की वजह है वो दौलत जो निशांत और दीपक ने मिलकर चुराई थी। तो क्या दीपक ने निशांत को मारा है? निशांत को एक ऐसे चालाक दिमाग ने मारा है जिसे लगता है कि उसका भोला चेहरा उसे बचा लेगा, और शातिर दिमाग तुम हो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने किसी का खून नहीं किया है। झूठ मत बोलो। अब ये भी जानते हैं कि तुमने वो जहर कहां से चुराया। अपना ड्रामा बंद कीजिए सूजी जी। जहां निशांत मारा गया, हमें वहां से आपके बाल मिले हैं। जरूर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं निर्दोष हूँ। गिरफ्तार कर लो इसे। छोड़ दीजिए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। इसे सजा कानून नहीं, इसे एक पत्नी देगी। मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। प्रिया,
इसे सजा अदालत ही देगा। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि सीआईडी और फॉरेंसिक साइंस के सामने कोई मुजरिम छुप नहीं सकता। हमारे पास फॉरेंसिक लैब में वो डीएनए सैंपल है। कल उस डीएनए सैंपल के टेस्ट के बाद पता चल जाएगा कि वो मुजरिम सूजी ही है। फोरेंसिक लैब ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? भागने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें क्या लगा ये बच्चों का खेल है? हमें पहले से ही पता था कि सबूत चुराने के लिए तुम जरूर आओगे और आ गए। लेकिन एक बात तुम्हें पता नहीं कि सबूत कोई था ही नहीं। मुंह दिखाई हो जाए सर इनकी। नेकी और पूछ-पूछ। उससे प्राइवेट टैक्सी मंगाई थी, वो मिला भी था मुझे घर के बाहर। शीतल? शीतल तुम? सीआईडी को मारना तेरे बस की बात नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया मेरी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए किया। निशांत? निशांत को क्यों मारा? क्या तुम्हारी बेटी की मौत में निशांत का हाथ था? हाँ, उसे ड्रग्स की लत लग गई थी। 2 साल पहले वो ओवरडोज से उसकी मौत हो गई थी। मुझे वही ड्रग्स निशांत के घर से मिली। तो तुम अच्छी तरह से समझ गई थी कि तुम्हारी बेटी को ड्रग्स की लत में डालने वाला कोई और नहीं बल्कि निशांत है। हाँ, आज वो अगर जिंदा होती ना तो बिल्कुल तुम्हारी उम्र की होती। उसकी भी शादी हो रही होती, जिंदगी में कुछ करके वो भी कुछ बन रही होती। निशांत ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। सब बर्बाद कर दिया निशांत ने, सब बर्बाद कर दिया। फिर मैंने सोच लिया कि मैं निशांत को मार डालूंगी और मैंने उसे आहिस्ता आहिस्ता वो पॉइजन देना शुरू कर दिया। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये स्लो पॉइजन इतनी आसानी से शरीर में मिलता नहीं है। जहर पाया कैसे तुमने? कहां से चुराया? मैंने उस लेबोरेटरी के असिस्टेंट से पहले दोस्ती कर ली, उसके बाद पैसों का लालच देकर खरीद लिया। बहुत गलत किया तुमने। शीतल, तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ। हमें अफसोस है उस बात का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कानून को अपने हाथ में लो। हमारी मदद ले सकती थी तुम। तुम्हारे ऐसे करने से 2 मासूम लोगों की जानें चली गई। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी। अरे ये इसको कौन आ गया? कहीं प्रिया तो नहीं? हेलो मैडम, मिस्टर गौतम का नाम का कुरियर है। मुझे दे दीजिए। नहीं, आप उन्हें ही बुला दीजिए। लेकिन पापा घर में नहीं है। ठीक है मैडम, मैं बाद में आता हूँ। क्यों भाई, मुझे दे दो ना। नहीं मैडम, मैं आपको नहीं दे सकता। अरे अजीब बात है, मैं उनकी बेटी हूँ। बेटी लाओ, मुझे दो। ठीक है, ले लीजिए और इस स्लिप पे सिग्नेचर कर दीजिए। पेन दोगी तभी ना साइन करूंगी। सॉरी मैडम, पेन तो भूल गया। ठीक है, मैं साइन करके देखती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आपने ही तो कहा था अंदर आ जाओ। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो अभी हमने
सोनू, ये दरवाजा ही बंद है। सोनू कहाँ चला गया? सोनू! मोनिका सही कह रही थी, ये खूनी है। सर पर ये कमरा 8 साल के सोनू का है और ये उंगलियों के निशान देख के लगता है कि ये किसी बड़े आदमी के हाथ। हाँ, कमरा किसी बच्चे का है। बच्चा कहाँ चला गया? पड़ोसियों से पूछते हैं। अच्छा, आप में से किसी ने सूरज को अपने परिवार के साथ कहीं जाते हुए देखा? नहीं साहब। सर, कल रात को सूरज और उसकी पत्नी रीना को घर से बाहर जाते हुए मैंने देखा था। कहाँ जा रहे थे वो? सर वो तो पता नहीं, लेकिन दोनों बच्चे घर में ही थे। बच्चे साथ में नहीं गए? नहीं सर, जब वो बाहर जा रहे थे तो दोनों बच्चे उन्हें खिड़की से बाय बाय कर रहे थे। सर, हाँ? सोनू और प्रिया के माँ बाप का फोन नहीं लग रहा है। एक काम करो, इन दोनों के कॉल डिटेल्स निकालो। सर, आपने कहा कि बच्चे घर में ही थे, मगर कमरे में तो बच्चे थे ही नहीं। मोनिका। जी सर। इस प्रिया का नंबर है ना तुम्हारे पास? जी सर। नंबर देना। 110458750। घंटी बज रही है, फोन नहीं उठा रही। सर, नाइट ड्यूटी वाला वॉचमैन आ गया है। सलाम साहब। सलाम। कल रात को तुमने सूरज और रीना को बाहर जाते हुए देखा था? जी साहब। और उस वक्त दोनों बच्चे घर में ही थे? जी साहब, घर में ही थे। ये दोनों वापस कब आए? जब तक मैं ड्यूटी पे था साहब, ये लोग वापस नहीं लौटे थे। सर कहीं ये दोनों सुबह वापस तो नहीं आए? सर, मैं सवेरे 6 बजे से ड्यूटी पे हूँ। मैंने उन दोनों को घर वापस आते हुए नहीं देखा। अच्छा, किसी और को देखा था सूरज के घर में जाते हुए? जी नहीं साहब। कोई सूरज के घर में नहीं गया, बच्चे घर से बाहर नहीं निकले, तो बच्चे गायब कैसे हो गए? साहब, कल रात को प्रिया मैडम बाहर निकली थी। कहाँ गई वो? करीब 11:30 बजे उस तरफ गई थी। इस तरफ? जी साहब। ठीक है, थैंक यू सर। वो कुरियर वाला जिसने मोनिका से छेड़खानी की थी, वो पकड़ा गया। सर, सामने वो गेट है, कहीं प्रिया वहीं से तो नहीं निकल गई? नहीं सर, वो गेट रात को 10 बजे बंद हो जाता है। सर, प्रिया के मोबाइल का लोकेशन यहीं का दिखा रहा है, ये देखिए। मतलब प्रिया यहीं कहीं है? घंटी बज रही है। सर, आवाज तो नहीं आ रही। सर, हो सकता है प्रिया का फोन साइलेंट पे हो। एक काम करो, देखो जरा आसपास ढूंढो। यहाँ तो कहीं फोन दिख नहीं रहा है। अगर फोन की रिंग सुनाई देती तो 1 सेकंड में ढूंढ लेता मैं। रिंग सुनाई देती तो कोई भी ढूंढ लेता। कहीं फोन किसी गाड़ी में तो नहीं है? जितनी गाड़ियां हैं उन सब की चाबियां चाहिए हमें। जल्दी गाड़ी चेक करनी है। लाइए, चाबियां दीजिए जल्दी प्लीज। देखो कौन सी गाड़ी है।
सर सारी गाड़ियां साफ, कुछ भी नहीं। ये गाड़ी किसकी है? इस गाड़ी की चाबी क्यों नहीं आई? हाँ? किसकी गाड़ी है वो? सर ये चेतन की कार है। तो चेतन कहाँ है? चेतन को बुलाओ। मोहन जी अपने भतीजे को बुलाइए ना। अरे चाबी लेने गया, बस अभी आता ही होगा। ये लो आ गया। आइए चाबी दीजिए। ओए रुक जा, रुक। बढ़िया है चाबी लेने वाले हैं। हम कोई मुजरिम है क्या जो हमारे पे चेक करते जा रहे हो और हमारी कार की तलाशी भी लेना चाहते हो? मैडम आपके सोसाइटी से 2 बच्चे गायब है, तलाशी तो लेनी होगी। तो हम क्या करें? हमने थोड़ी ना किया है कुछ जो हमारे पे शक कर रहे हो। तुम्हारी वजह से मेरे पकौड़े और जल गए हैं। अब तो मैं बिल्कुल नहीं देने वाली चाबी। कर लो जो करना है। पर माँ सब लोग चाबी दे रहे हैं तो हमें भी देनी होगी। तेको मना किया था ना, मना किया था ना चाबी देने को। रिलैक्स रिलैक्स मॉम रिलैक्स। ओह नो। रुकिए, आप लोग रुकिए प्लीज। पीछे हटिए। चलो एक मिनट। सब मर चुके। इसी के दुपट्टे से गला घोट के मारा इसे। सर ये सेलफोन और ये चाबी। चेतन यहाँ। चेतन यहाँ। क्यों मारा भैया? बोल क्यों मारा उसे? सर मैंने नहीं मारा सर। सर नहीं किया इसने। सर वो किसी दुश्मन का काम होगा, ये नहीं कर सकता सर। ये देखिए मैम, 11:15 बजे आपके बेटे चेतन ने प्रिया को फोन करके बुलाया, फिर उसे मार के उसकी लाश को अपनी गाड़ी के डिक्की में छुपा दिया। ये तो छोटे से कॉकरोच को भी नहीं मार सकता और किसी का खून करना तो बहुत दूर की बात है। सर हम पर दया करो सर, आपका नाम तो दया है ना, हम पर दया करो। आपके छोटे भाई जैसा है। मुजरिम किसी का भाई नहीं होता। रेडी? चलो ले जाओ उसे। चल। सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैं कल रात प्रिया से मिला तो जरूर था, लेकिन सर मैंने उसे मारा नहीं है सर। मैंने उसे नहीं मारा। कल रात 11:30 बजे मिले थे तुम उससे, क्यों मिले थे? सर क्यों मिले थे? सर मैं अक्सर उसे फोन करके परेशान किया करता था। अच्छा। और सर कल रात भी मैंने उसे फोन किया और सर वो गुस्से में आकर सर वो मेरे घर आ गई। और सर उसने मुझे आकर बहुत चिल्लाया और सर धमकी देने लगी कि अगर मैंने उसे आइंदा फोन किया तो सर वो मेरी माँ से शिकायत करेगी। ऐसा काम करोगे तो होगा ही ना ये। फिर क्या हुआ? सर मैं उसे समझा बुझाकर बाहर ले आया और सर फिर वो अपने घर चली गई। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। वो वापस नहीं गई, तुमने मार डाला उसे गला दबा के और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए डिक्की में रख दिया। लेकिन सुबह हंगामा हो गया और हम लोग आ गए और तुम पकड़े गए, समझे? नहीं सर, मैं प्यार करता था सर उससे। सर मैं क्यों मारूंगा उसे सर, क्यों मारूंगा उसे सर, क्यों? चेतन, ओ चेतन! अरे माँ की ममता से बड़ी कोई चीज होती है क्या जो मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को उठा ले? और चेतन! अरे रुको ममता वाली माता रुको, ऐसे धड़धड़ाते हुए कहाँ जा रही है? चुप रहो जी, माँ की ममता के आगे बाहर नहीं टिक सकता। तुम लोग क्या चीजों? चेतन मेरा बच्चा, चेतन क्या हाल है? देख 2 घंटे में तेरी क्या हालत हो गई है, सूख गया है मेरा बच्चा। ठीक तो है ना तू? नहीं माम बिल्कुल ठीक हूँ। चुप कर। हाँ ठीक है तू? क्या हालत कर दी है तुम लोगों ने मेरे बच्चे की? तुम लोग क्या समझे माँ के दिल की तकलीफ को? ये तो माँ ही है जो बच्चे की शक्ल देख के उसके दिल की हालत जान लेती है। मुझे पता है तू 2 घंटे से भूखा है। अरे नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मैं अपने हाथ से खाना बनाकर लाई और तू कह रहा तुझे भूख नहीं है? जल्दी खा पकोड़ा। देख कम लोगों को नसीब होता है माँ के हाथ का खाना, समझ आई ना? चावल खाएगा? चावल भी लाई हूँ। नहीं माँ बस। ठीक है, जब भूख लगे ना दोबारा खा लेना। अच्छा खाना पीना हो गया तो काम की बात करें। और पूछो जी जो पूछना है। खा तो मेरा बेटा रहा था, मैं थोड़ी ना खा रही थी।
आपके बेटे की कार की डिक्की में लाश मिली है, लाश, समझिए आप। और लॉक के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। इसका मतलब उसे ओरिजिनल चाबी से खोला गया है। और जैसा कि अभी अभी आपके बेटे ने बताया कि कार की चाबी इसके अलावा और किसी के पास नहीं होती थी। और अगर किसी और ने खोला है तो उसने डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल किया है। और दूसरी चाबी तो मेरे पास है जी, घर में रखी है कबर्ड में। क्या? आपके पास है डुप्लीकेट चाबी? और क्या? बेटी, जरा इनके घर जाओ और वो डुप्लीकेट चाबी लेके आओ। मैं सर? हाँ चलो, साथ में अपने हाथ के पकौड़े में खिलाऊंगी चाबी के साथ साथ। अरे सर, मुझे क्यों फंसा रहे हो? पता नहीं ये क्या करेगी मेरे साथ। खुसुर बुसुर क्या कर रहे हो? चलना तो चलो, नहीं तो अपने घर बैठो। मैं चली। हाँ चलो। सर सूरज और रीना के सेलफोन की लोकेशन वाशी हाईवे क्रॉस करने के बाद स्विच ऑफ बता रहा है। अच्छा, रहते अंधेरी में और वाशी की तरफ घूम रहे हैं। एग्जैक्टली। तो सूरज और रीना ने अपने बच्चों को घर पे छोड़ दिया। बेटी मारी गई और 8 साल का बेटा गायब है। ये दोनों जा कहां रहे? एक काम करते हैं, इस हाईवे पे जितने भी टोल नाका है, वाशी, पनवेल, लोनावाला, सबकी फुटेज मंगाते हैं। पता चल जाएगा कहां जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। सूरज के फोन रिकॉर्ड से पता किया है कि 8 से 9 के बीच में उसे बार बार एक नंबर से फोन आ रहा था। किसका नंबर है वो? सर किसी तरुण नाम के आदमी का है। तरुण? चलो इस तरुण से मिलते हैं। जी तरुण? जी हाँ, लेकिन आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। ओ सीआईडी? आइए प्लीज अंदर आइए। आइए बढ़िया है सर। सूरज और रीना कहाँ है? सर अपने घर पर होंगे वो लोग? नहीं है, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। कहाँ है दोनों? क्या सर, कल मेरे यहाँ एक छोटी सी पार्टी थी, एक छोटा सा गेट टुगेदर, और वो दोनों लोग आए थे यहाँ पे। सूरज के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि कल रात आपने कई बार फोन पे बात की थी उससे। हाँ सर, वो लोग आने के लिए मना कर रहे थे, इसलिए मैं बार बार उन्हें फोन करके कन्विंस कर रहा था। अच्छा ये बताइए कि वो दोनों रात में यहाँ से निकले कितने बजे थे? यही कोई 1:30 बजे। लेकिन तरुण जी, वो दोनों अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। क्या? तरुण जी, कल रात आपके पार्टी में जितने भी मेहमान आए थे उन सबकी डिटेल चाहिए हमें। और सूरज के बारे में कोई जानकारी मिले तो हमें इन्फॉर्म जरूर करना। ये बात तो तय है कि सोनू को अगवा किया गया है, पर वो किडनैपर खिड़की तक पहुंचा कैसे, और वो यहां से बच्चे को ले कैसे गया? सर इस घर की चाबी प्रिया के पास थी। इसका मतलब रात को जब प्रिया घर से बाहर गई होगी तो दरवाजा लॉक करके गई होगी। और सर इस घर में जबरदस्ती घुसने का कोई सबूत, कोई निशान नहीं मिला है। और मेन डोर पे लॉक इतनी ऊंचाई पे है कि 8 साल का बच्चा तो उसे खोल नहीं सकता। सर वाटर पाइप के सहारे चढ़ के भी कमरे में आना पॉसिबल नहीं लगता सर। एक मिनट, पॉसिबल है। ये देखो, जब से सीढ़ी को देखा है मेरे दिमाग की घंटी बज रही थी। इतने बड़े घर में इस तरह की सीढ़ी क्या कर रही है? Seven, 11, 20, 23, 27, 35, 38, 42, 56, 59, 70। सर आगे और भी है। 70, 71, 72, 73। इतने सारे कौन? सर ऐसे कैसे हो सकता है? पनवेल चेकनाका क्रॉस किया है इन लोगों ने। जा कहां रहे हैं? अजीब माँ बाप है सर, अपने बच्चों की फिक्र नहीं। पनवेल के आगे अगला चेकनाका
लोनावाला। दुष्यंत को फोन करो, लोनावाला की फुटेज मंगाओ जरा। आइए। क्या हुआ? नहीं मिली चाबी? नहीं मिले। मुझे पता था। सर मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए उसको। पहले आप ये बताइए कि आपके कबर्ड में डुप्लीकेट चाबी है, इसके बारे में और कौन कौन जानता था? मैं, मेरा पति और मेरा बेटा बस। अब जरा ध्यान से याद करके बताइए, पिछले 1 हफ्ते में आपके घर में कौन कौन आया था? बताती हूँ। 1 मिनट, मैं लिखता हूँ, आप बताइए। मेरा भाई, उसकी बीवी, मेरे पति के दोस्त और मेरा देवर, उसके दोस्त भी आए थे और मेरी बहन। बस इतने ही लोग आए थे। बस, और कोई नहीं? जी। मेरे दोस्त राकेश, ललित और जोगी भी आए थे। हैं? वो ये कब आए थे? रविवार को, जब आप घर नहीं थी। मैंने तुझे मना किया था ना कि इनको घर लेकर मत आना। क्यों लेकर आया तू? वो हमारा कुछ प्लान था। क्या प्लान था? देखो, अगर तुम सच्चाई नहीं बताओगे तो खूनी पकड़ा नहीं जाएगा और तुम यही परेशान होते रहोगे। वो हमारा ड्रिंक्स का प्लान था। हे भगवान, यही दिन देखने रह गए थे तो शराब भी पीने लग गया। हे भगवान, मेरी तो किस्मत फूट गई। मुझे जोगी ने सिखाया होगा, करोड़पति ने सिखाया होगा। मैंने क्या तो उससे मत बात कर। वैसे एक बात है सच, देखो मैं कैसे सीधा करती हूँ। ये किसी एक आदमी का काम नहीं लगता है। बच्चे को लेके जाना, प्रिया को मारना, सीढ़ी का इस्तेमाल करना। हाँ डॉक्टर साहब, क्या पता चला इस सीढ़ी से? अरे भाई, इस सीढ़ी से तो बहुत बातें पता चली हैं। तो बताइए ना सर अपनी खोज के बारे में। इस सीढ़ी पे से हमें 80 लोगों की उंगलियों के निशान मिले। उंगलियों के निशान चाहे 80 लोगों के मिले होंगे, लेकिन इस सीढ़ी पर से चढ़ के सिर्फ 2 ही लोग गए। डॉक्टर साहब, ये बात सीढ़ी को फॉरेंसिक में लाने से पहले हमें पता था। यार दया, तुमसे उम्मीद नहीं थी यार। अरे यार, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, समझ लो, उसके बाद अपना कमेंट करना, ओके? तुम्हें सिर्फ ये बात पता है ना कि इस सीढ़ी पर से 2 आदमी गए। ये तो पता नहीं है कि वो 2 आदमी सीढ़ी पर से उतरे नहीं। मैं बताता हूं, देखो, जब 2 आदमी सीढ़ी पर से चढ़ेंगे तो ऐसे सीढ़ी को पकड़ करके ऊपर चढ़ेंगे। 2 अलग अलग लोगों की उंगलियों के निशान उस सीढ़ी पे फ्रीक्वेंट इंटरवल में आएंगे, जो कि हमें इस सीढ़ी पर से मिले। लेकिन वही लोग जब उतरेंगे तब भी तो इस सीढ़ी को ऐसे पकड़ करके उतरेंगे ना, तो उतरने के भी निशान आने चाहिए। वो उतरने के निशान हमें नहीं मिले। इसलिए मैं कहता हूं कि सीढ़ी पर से 2 आदमी चढ़े तो हैं, लेकिन उतरे नहीं। और एक बात, ये सीढ़ी बनाने में 5 अलग अलग लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे लगता है कि जो भी लकड़ियां मिली बस काट पीट के बना दिया। तो इसका मतलब ये सीढ़ी बनाने वाला आदमी अनाड़ी था। करिश्मा यही है कि सीढ़ी बड़ी करीने से बनाई गई है। इस सीढ़ी को देख करके कहीं से नहीं लगता है कि किसी नौसिखे ने बनाई है। और हाँ, इस सीढ़ी पर ये जो स्क्रूज का इस्तेमाल किया गया ना, एकदम नए स्क्रू। मुझे तो लगता है सीढ़ी हाल ही में कोई 2-4 दिन में ही बनाई गई। और एक बात, इस सीढ़ी ने अपनी लंबाई के बारे में एक बात मेरे कानों में कही है, मैं बताता हूं। इस सीढ़ी की लंबाई खास है 11 फुट 7 इंच। एग्जैक्टली 11 फुट 7 इंच। भाई, जब कोई सीढ़ी बनाएगा तो 8 फीट की बनाएगा, 10 फीट की बनाएगा, 12 फीट की बनाएगा, लेकिन 11 फुट 7 इंच नाप तोल के क्यों? ये सीढ़ी तो इस खिड़की के माप का है। तो मतलब इसे खास तौर से सोनू के घर के लिए बनाया गया। तो अब भी सवाल वही है, ये सीढ़ी सोनू के घर पहुंची कैसे? अब जरा इन फोटोज को गौर से देखो, शायद कुछ याद आ जाए। हाँ साहब, ये दोनों कल इस ढाबे पर आए तो थे और इन लोगों को देखकर हम लोग काफी हैरान भी थे।
कि इतने अच्छे भले लोग इतने मामूली से ढाबे पे क्यों आए, लेकिन जाते समय 100 रुपए देकर गए साहब। तो जब ये लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे, तुमने कुछ सुना? बातचीत? अरे साहब, हमें तो तब पता चला कि ये गूंगे नहीं है जब इनसे मिलने एक आदमी आया। क्या बात कर रहे थे वो लोग? पता नहीं साहब, वो लोग काफी धीरे बात कर रहे थे। फिर क्या साहब, उस आदमी ने अपने साथ लाया हुआ काला बैग उन लोगों को दिया, उनसे हाथ मिलाया और फिर निकल गया। शुक्रिया सर। सूरज और उसकी बीवी रीना पनवेल और तलेगांव चेकनाका के बीच ढाबे पर एक आदमी से मिले थे। ये सीढ़ी कोई बाहर से लेकर आया और फिर यहाँ सोनू गायब हो गया। कौन लेके आया था सीढ़ी अंदर? हाँ? नहीं सर, ये सीढ़ी मेरी ड्यूटी में नहीं आई है, इसके ड्यूटी में आई होगी। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ भी बोलते रहता है। नहीं साहब, ये सीढ़ी रात में यहाँ पे कौन लाएगा? मेरे सामने भी सीढ़ी नहीं आई। तुम दोनों जरा सोच समझ के जवाब देना। यहाँ सोसाइटी में जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार तुम दोनों भी हो। मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा बोल के बच नहीं सकते तुम लोग। इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम दोनों को कुछ पता ही नहीं चला? नहीं साहब, हम लोग तो 7 साल से दोनों यहाँ पर काम कर रहे हैं, कभी ऐसी लापरवाही नहीं हुई। ये सीढ़ी ना ही दिन में आई है और ना ही रात में आई है। ये सीढ़ी या तो किसी गाड़ी की छत पर आई है या किसी टेम्पो में। सर, सोसाइटी में कोई भी सामान या फर्नीचर बाहर से अंदर आता है, हम लोग उसकी एंट्री कर लेते हैं। ये सीढ़ी बाहर से अंदर नहीं आई है। अगर ये सीढ़ी बाहर से नहीं आई है तो ये सीढ़ी सोसाइटी के अंदर ही कहीं बनी है। सोसाइटी में कहीं कारपेंटरी का काम चल रहा है क्या? हाँ सर, वहाँ जगन साहब क्या? जगन साहब? अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? ये सीढ़ी यहाँ क्यों रखी है भाई? ठीक है, ऐसे ही 20 सीढ़ियाँ बनवानी है। अरे तो आप मेरे यहाँ क्यों आए? किसी बढ़ई की दुकान पे जाइए। अब देखिए, सीढ़ी आप ही ने बनवाई है, हमें हूबहू ऐसी बनवानी है। शायद आपको अंदाजा होगा, और ऐसी सीढ़ी बनवाने के लिए हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। आप पैसे की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये सीढ़ी बनवाई नहीं। और रही बात इस सीढ़ी की, तो मुझे ऐसा कुछ इसमें खास नहीं लग रहा है कि कोई और कारीगर इसे बना ही नहीं सकता। देखिए जगन जी, ये हाथ हाथ के हुनर की बात है। अब जो काम आपका हाथ कर सकता है वो शायद मेरा हाथ नहीं कर सकता है? और जो मेरा हाथ कर सकता है वो तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप ये बात मुझे क्यों कह रहे हैं? हमें हर तीसरे महीने में ऐसी सीढ़ियां चाहिए, करीब 20, तो सोचा कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। चलो कोई नहीं, थैंक यू। साहब, मैं बता सकता हूँ ये किसके हाथ का काम है। अच्छा? लेकिन साहब ये तो बताइए, एक सीढ़ी का कितना दोगे? अब आप ही बता दीजिए। क्या है, वो बहुत बिजी कारीगर है, कम से कम एक सीढ़ी का 2000 लेगा। और लकड़ी आपकी? हाँ, दिया। एक मिनट, ये लीजिए उसका पता। शाम को मिलना, एडवांस भी दे दीजिए। मैंने ही बनाई है ये सीढ़ी एक आदमी के लिए, सिर्फ एक रात में, 2 घंटे में। जगन की कुछ लकड़ी गायब करके जगन सेठ को पता नहीं चलना चाहिए। अब शाम को अकेले में मिलिए और एडवांस दे दीजिए, काम शुरू कर दूंगा। एडवांस चाहिए? चलेगा। किसके लिए बनाई है सीढ़ी? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, उसने मुझे मुंह मांगी कीमत दी, इसलिए जगन साहब जब घर पे नहीं थे तो मैंने उसके लिए वो सीढ़ी बनवा दी। नाम क्या उस आदमी का? मालूम नहीं साहब। चुपके से उसके लिए सीढ़ी बनाई। अब चल, अब हमारे लिए उसका स्केच बनवा। चल। सर, लोनावाला चेक नाके का फुटेज मिल गया सर। एक मिनट लगाओ जरा इसे। कमाल है, एक इनकम टैक्स ऑफिसर जिसकी बेटी का खून हो गया है, बेटा किडनैप हो गया है, और ये मियां बीवी पता नहीं कहां घूम रहे हैं। देर हो गई है। सूरज की कार लोनावाला तो नहीं पहुंची है।
फिर इसका मतलब अभी भी वो लोग पनवेल और लोनावाला के बीच में है। रेडी, दुष्यंत को फोन करो। लोनावाला और पनवेल के बीच में जितने भी होटल हैं, ढाबे हैं, सब जगह पूछताछ करें। किसी ने तो देखा होगा गाड़ी को। यस सर। श्रेया जरा फिर से चेक करते हैं। वाशी टोल नाका चेक करो। ये आई गाड़ी 2:40 को वाशी से निकली है। पनवेल का ये आई बॉस 3:10 को पनवेल पहुंची और लोनावाला नहीं। 1 मिनट, इस सूरज की गाड़ी के पीछे की जो गाड़ी है, ये गाड़ी मैंने वाशी में भी देखी है। वाशी का फोटो चलेगा ना? ये देखो, ये गाड़ी वाशी में भी सूरज के पीछे, पनवेल में भी गाड़ी सूरज के पीछे, और लोनावाला के फुटेज चेक करो, ये गाड़ी वहां से निकली है कि नहीं। नहीं, ये गाड़ी भी लोनावाला से नहीं निकली है। सर ये कोई संयोग भी तो हो सकता है। ऐसा लगता नहीं है। एक गाड़ी सूरज की गाड़ी के पीछे वाशी में भी थी, पनवेल में भी थी। लोनावाला से ना उसकी गाड़ी निकली है ना इसकी। इसका तो एक ही मतलब है, दोनों ड्राइवर एक दूसरे को जानते हैं, चाहे दोस्ती की वजह से या दुश्मनी की वजह से। इसका मतलब कोई इस गाड़ी का पीछा कर रहा है। करेक्ट। जरा इस ड्राइवर का चेहरा देखने की कोशिश करते हैं। जूम करो इस पे। ये तो वही आदमी है ना जिसका स्केच हीरो ने बनवाया था। करेक्ट। चलो, गाड़ी का नंबर तो है हमारे पास। आरटीओ से पता करो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है ये गाड़ी, कौन है इसका मालिक। बेटा, जरा अपने पापा को बुलाना। पापा तो नहीं है, मम्मी है। ठीक है, मम्मी को बुलाओ। वैसे आप लोग कौन है? बेटा, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या सीआईडी? क्या हुआ इसके पापा को? बेटा, आप अंदर जाओ। सर, क्या किया है बोनी ने? खून और किडनैपिंग। क्या? ये आप लोग क्या बोल रहे हैं सर? बोनी तो 2 दिन पहले किसी बिजनेस टूर से बाहर गए हुए हैं। जी नहीं, वो कहीं बाहर नहीं गए। इस फोटो को ध्यान से देखिए। इस फोटो में वो किसी का पीछा कर रहे हैं। ये कार आप ही की है ना? जी, ये कार हमारी है, लेकिन इसमें जो आदमी बैठा है वो बोनी नहीं है। क्या? फोटो में ये आदमी बोनी नहीं है? जी सर। बिट्टू, पापा की फोटो लेकर आना। अच्छा, जरा इस बोनी का फोन नंबर देना। जी, 37568853। सर, कल रात से मैं भी बोनी का फोन ट्राई कर रही हूँ, पर स्विच ऑफ दिखा रहा है। हाँ सर, फोन बंद है। मम्मी, पापा का फोटो। सर, ये है बोनी। अगर ये बोनी है तो फिर ये कार में कौन बैठा है?
आंखें तो दोनों की एक ही दिख रही हैं। फिर एक काम करो, या तो बोनी को दाढ़ी लगा दो या इसकी दाढ़ी हटा दो। दाढ़ी लगाने में बहुत टाइम जाएगा सर, हजामत कर देता हूँ इसकी बिना पानी के। हाँ, ये तो हुई। अरे सर, हिम्मत तो देखो इसकी। चेतन की गाड़ी में प्रिया की लाश रख दी, ऊपर से दाढ़ी मूछ बढ़ा के घूम रहा है। जरा बुला के लाओ उन लोगों को। पहचानते हो कौन है ये दोनों आदमी? सर, यही वो दाढ़ी वाला आदमी है जो मेरे पास सीढ़ी बनवाने आया था। मगर ये बिना दाढ़ी वाले आदमी को मैं नहीं जानता। चेतन, तुम जानते हो? देखिए सर, मैं इन दोनों में से किसी को भी नहीं पहचानता। कविता जी, आप? कविता जी, आप चुप मत रहिए। आपके बेटे पे प्रिया के खून का इल्जाम है और आपका बयान शायद उसकी जिंदगी बचा ले। ये दोनों फोटो बोनी की है। बोनी? माँ, ये बोनी कौन है? तेरे चाचा का दोस्त। मना किया था तेरे पापा को कि इसको घर में लेके मत आया करो, गंदा आदमी है। बस आएगा जरूर हमें एक ना एक दिन। हुआ ना वही, बस आ दिया। मेरे घर में कोई सुने तब ना। ठीक है, रेडी? अब क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे किसी को जाके? सर, एक बात तो तय है कि इन सबके पीछे बोनी है। बोनी तो है सचिन, लेकिन एक आदमी और है। हेलो, क्या सूरज भाग गया? कैसे? तुम बच्चे और रीना पर नजर रखो, मैं आ रहा हूं। ठीक है। मछली जाल में फंस गई सर, निकलने ही वाला है। सर, ये चाचा सही जगह तो जा रहा है ना? उसके पास कोई और चारा नहीं है। सूरज जी, रीना जी, अरे आप दोनों तो यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत। तो फिर क्या बिगाड़ा है हमने आपका? आपने हमें यहाँ क्यों बात कर रखा है? क्या चाहते हो तुम? हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा।
तकलीफ मिलनी चाहिए। अपना मुंह बंद करके चुपचाप खड़े रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? बोलिए! मोहन जी, जी आप यहाँ? पानी जब ये दोनों यहाँ बंधे हुए हैं तो फिर तूने मुझे फोन करके ये क्यों कहा कि सूरज भाग गया? अरे मैं आपको फोन क्यों करूंगा? अगर तूने फोन नहीं किया तो फिर कौन था वो? फोन हमने किया था, हमने किया था फोन चाचा जी। सीआईडी? कहाँ भाग रहे हो? हाँ? यहां से सीधे ससुराल जाना है तुम्हें। कहाँ है मेरा बच्चा सोनू? छोड़ दो दया। शाबाश! शाबाश राजा, शाबाश। हाँ तो दया, अब बताओ किसकी रूह कांपे? सर मेरे बच्चे को बचा लीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे को मार देंगे। सोच क्या रहे हो दया? हमें छोड़ दो और जाने दो, वरना बच्चे को फेंक देंगे। अरे बेटी तो पहले खो चुकी है, अब बेटा भी जाएगा। नहीं, सर इन्हें छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए सर। इन दोनों को हथकड़ी लगाओ। अरे सर! सर आप क्या बोल रहे हैं? नहीं सर हमारा बच्चा, नहीं सर आप इनको छोड़ दो सर, मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ, छोड़ दो इनको सर। हाँ सर, इन दोनों को छोड़ दो, इनको तो हम बाद में पकड़ सकते हैं, पहले बच्चे को बचाना जरूरी है सर। हाथ में आए हुए मुझे को छोड़ना कहाँ की समझदारी है फिरी? सुनानी मैंने क्या कहा? हथकड़ी लगाओ इन्हें। बॉस को छोड़ दे दया, नहीं तो बच्चा देख मेरा हाथ फिसल रहा है इंस्पेक्टर। मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा सर। इस वक्त बच्चे को बचा लेते हैं सर, इन दोनों को देख लेंगे सर। मयूर, हथकड़ी लगाओ इन्हें। ये मेरा अड्डा है और यहाँ राज भी मेरा चलता है। बेटा तुम ठीक हो? संभालिए से। चलो जल्दी जल्दी। क्या कह रहा था तू? हाँ? तेरा यहाँ राज चलता है? हाँ मैं इससे बदला लेना चाहता था। आज से 5 साल पहले इसकी वजह से मुझे जेल हुई थी। मेरी जिंदगी भर की सारी गाड़ी कमाई पकड़ी गई। याद है सूरज? मेरा नाम मोहन है। मोहन मोहन? हाँ सर याद है, लेकिन वो गाड़ी कमाई नहीं, काली कमाई थी, काला धन। मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, मेरी ड्यूटी है कि मैं इस तरह की काली कमाई को सरकारी खजाने तक पहुंचाऊं और साथ ही ऐसी काली कमाई करने वालों को जेल। अगर मैंने ऐसा किया तो क्या बुरा किया?
और इस सब का बदला तुमने प्रिया का खून और सोनू को अगवा कर लिया। मैं इसे बर्बाद कर देना चाहता था। मैंने इसके बेटे सोनू को अगवा किया, फिर फिरौती के पैसे मांगे और फिर रेस्टोरेंट के बाहर अपने एक बिजनेसमैन दोस्त को बोल के इसे काला बैग दिलवाया और फोटो खींची। मगर तुमने मेरी मासूम बेटी को क्यों मारा? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसने हमें सोनू को ले जाते हुए देख लिया था। अगर वो जिंदा रहती तो हमारे लिए खतरा बन सकती थी। तुम्हारे दिमाग में जरूर खलबली मच रही होगी कि हमें तुम्हारे बारे में पता कैसे चला है? जब हमें यह पता चला कि ये आदमी, ये बोनी तुम्हारा दोस्त है, तब हमने तुम दोनों की जन्म कुंडली निकाली और फोन रिकॉर्ड से ये बात साफ हो गई कि तुम दोनों बहुत ही गहरे दोस्त हो। और तुम्हारे उंगली पे जो चोट लगी है, जिसपे ये बैंडेज लगा है, ये चोट तुम्हें तब लगी जब तुम उस लकड़े के सीढ़ी से सोनू के कमरे में घुसे थे, हैं? और इस बैंडेज ने हमारे शक को यकीन में बदल दिया। इसने एक मासूम लड़की का खून किया है, एक बच्चे के साथ एक सरकारी ऑफिसर और उसकी बीवी को अगवा किया है, और तुमने इस सब में इसका साथ दिया। तुम दोनों को सजा मिलेगी, उम्र कैद या फिर फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।